सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मेरे प्यारे श्रोताओं, सभी माताओं, दर्शकों, देवियों, सज्जनों, आप सभी को शहीद दिवस के पावन अवसर पर राम प्रसाद बिस्मिल जी के इस कोट के साथ स्वागत करता हूँ आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल आरती के भाई राम जी में। आज हम जानेंगे शहीद आजम भगत सिंह के बारे में कुछ विषय। शहीद आजम का जन्म होता है 1907 में 27 सितंबर पंजाब में पिता किशन सिंह और माता विद्यावती के घर पे। जब भगत सिंह 11 साल के थे 13 अप्रैल में जालियांवाला बाग मसकार्स होता है। उसके अगले दिन पैदल यात्रा करते हुए भगत सिंह जाते हैं और वहाँ पे ही बोतल में खून से सने हुए मिट्टी को भरते हैं और कहते हैं कि मैं ब्रिटिशर से इसका बदला जरूर लूंगा। इससे यह बात सिद्ध होता है माय डियर फ्रेंड्स कि ब्रिटिशर सैकड़ों भारतीयों का कत्ल किए थे, लेकिन एक चिंगारी छोड़ दिए थे भगत सिंह के रूप में, जो कि आगे जाकर उनके लिए काल बनकर, बिजली बनकर टूटने वाला था। तो इनिशियल स्टेज में क्या होता है कि महात्मा गांधी के जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, उसी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भगत सिंह बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि जब चौरी चौरा कांड होता है, चौरी चौरा कांड में भगत सिंह, जब महात्मा गांधी उसको रोक देते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, तो भगत सिंह कहते हैं कि ये गांधी जी ने सही नहीं किए थे, जैसा कि सुभाष चंद्र बोस आदि भी कहते हैं। तो फिर क्रांतिकारी रास्ता चुनते हैं भगत सिंह और एचआरए को ज्वाइन करते हैं। उसके बाद और कुछ एसोसिएशन भी ज्वाइन करते हैं, जैसे कि कीर्ति किसान सभा और कीर्ति नामक एक पत्रिका का संपादना भी करते हैं भगत सिंह। उसके बाद नवजवान भारत सभा का भी गठन करते हैं और भारत के युवकों के अंदर नए जोश, नए उत्साह और नए उमंग भरने का प्रयास करते हैं। जब साइमन कमीशन आता है तब हर जगह उसके विरोध में विक्षोभ प्रदर्शन किया जाता है और लाहौर में जेम्स कट लाला लजपत राय के ऊपर प्रहार करता रहता है, उनके सर के ऊपर, जब तक कि वो गिर नहीं जाते नीचे, और उनके अस्पताल में ही उनका अंत हो जाता है। और मरते मरते लाला जी कहते हैं कि मेरी मृत्यु ब्रिटिशर्स के ताबूत का आखिरी कील साबित होगा। इस बात को सच करते हैं भगत सिंह और जेम्स कट को मारने का योजना बनाते हैं। और जब जेम्स कट जिस थाने में था उस थाने के बाहर छूट जाते हैं और जेम्स कट की जगह सैंडर्स की हत्या कर देते हैं गलती से। और जब उनको पकड़ने के लिए ब्रिटिशर्स प्रयास करते हैं तो ब्रिटिशर्स के नाक के नीचे से लाहौर से कोलकाता की ओर रवाना हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि एचएसआरए का गठन करते हैं नवजवान भारत सभा और एचआरए को मर्ज करके चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में। एचएसआरए का अर्थ होता है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। उसके बाद 1929 8 अप्रैल में बटुकेश्वर दत्त के साथ जाके बम ब्लास्ट करते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जबकि पब्लिक सेफ्टी और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के ऊपर चर्चा चल रहा था। बम ब्लास्ट जोर का होता है और भगत सिंह के हिसाब से वो बात होता है कि बहरों के लिए एक आवाज़ होता है और भगत सिंह जानबूझकर अपनी गिरफ्तारी देते हैं, वहाँ पे अरेस्ट हो जाते हैं। और भगत सिंह का प्लान था कि हम जेल के अंदर से विद्रोह जारी रखेंगे और सुखदेववादी जो हैं वो बाहर से अपने विद्रोह को जारी रखेंगे। जब जेल जाते हैं भगत सिंह और उनके खिलाफ सुनवाई होती है तो कोर्ट को प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह यूज करते हैं भगत सिंह। और 500 किताबों के ज्ञान रखने वाले भगत सिंह के तर्क का जवाब देने वाला वहाँ पे कोई भी नहीं था प्यारे श्रोताओं। और ब्रिटिश एक साजिश करता है और एक व्यक्ति को भगत सिंह के खिलाफ खड़ा करता है और भगत सिंह कहते हैं कि ये मेरा साथी नहीं है, ये मेरा साथी कैसे हो सकता है, उसको तो बम बनाना नहीं आता। वो व्यक्ति, वो गद्दार बम बनाने के सारे मेथड्स बता देता है, सारे प्रोसेस बता देता है, जो कि
अगले दिन किताब में, पेपर में छप जाता है और भारत के घर घर में बम बनाने के प्रोसेस लोगों को मालूम हो जाता है। तो भगत सिंह के चंगुल में ब्रिटिश फंस गए थे प्यारे श्रोताओं। 116 दिन के हंगर स्ट्राइक करते हैं भगत सिंह, क्योंकि ब्रिटिशर्स के कैदी और भारतीय कैदियों के बीच में भेदभाव करते थे ब्रिटिशर्स। तो इसी भेदभाव को समाप्त करने के लिए 116 दिन के हंगर स्ट्राइक करते हैं, जिसके बीच जतिन दास का अंत हो जाता है। लेकिन यतीन दास मरते मरते उनके योगदान देकर चले जाते हैं और आखिरी में भगत सिंह के मांग को पूरी की जाती है। तो भगत सिंह के विचार भारत के हर घर में पहुंच गए थे प्यारे श्रोताओं। फिर क्या होता है कि ब्रिटिशर्स डर जाते हैं और लाहौर कंस्पिरेसी केस को वो बम वाले केस के साथ मर्ज करके भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दिया जाता है। फांसी देने का डेट था 24 मार्च 1931। फिर क्या होता है कि मार्च 5 में गांधी इरविन ट्रीटी होता है। उसमें एक बात यह भी था, एक पॉइंट यह भी था कि राजनीतिक बंदियों को मुक्त कराया जाएगा, लेकिन गांधी जी राजनीतिक बंदियों में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का नाम नहीं लेते, क्योंकि भगत सिंह के विचारों को गांधी जी समर्थन नहीं करते थे। गांधी जी का कहना था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधी के विचार नहीं मर सकते। इसी बात पर गांधी जी अडिग रहे और जितने भी लोग मांग करते थे भगत सिंह के रिहाई का, तो गांधी जी पर कोई भी असर नहीं पड़ा और भगत सिंह को आखिर में फांसी देने का निश्चय ब्रिटिशर्स कर लिया। फांसी देने के कुछ दिन पहले उनके माता उनसे मिलने के लिए आती हैं और भगत सिंह कहते हैं कि मेरे लाश को लेने के लिए तुम मत आना, क्योंकि तुम्हारा रोना ये हमारे लिए शोभनीय नहीं होगा, तुम्हारे लिए भी गर्व का विषय नहीं होगा, कुलवीर को भेज देना। तो जब भगत सिंह के फांसी देने का दिन आता है और ब्रिटिशर्स डर के 12 घंटा पहले ही उनको फांसी देने का निश्चय करते हैं। जब जेलर आता है तो भगत सिंह कहते हैं कि मैं लेनिन का किताब पढ़ रहा हूँ, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है, मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए, आखिरी पन्ना पढ़ लेने दीजिए। फिर भगत सिंह खुशी खुशी चल देते हैं फांसी पाने के लिए और उनके साथ चलते हैं सुखदेव और राजगुरु। इनकलाब जिंदाबाद करते हुए वो जेल के हर दीवार में टकराता हुआ वो शब्द भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव चलकर फांसी के फंदे तक पहुंच गए थे और जब उनसे उनका आखिरी ख्वाहिश पूछा गया तो वो कहते हैं कि हम आपस में गले मिलना चाहते हैं। फिर उनके हाथ खोल दिए गए। फिर जब फांसी में उनको लटकाया गया तो जैसे एक आशिक अपने माशुका के गले मिलता है, उसी प्रकार भगत सिंह फांसी में हंसते हंसते चढ़ जाते हैं प्यारे श्रोताओं। और पहले तो वो जल्लाद के हाथ काँप रहे थे लीवर खींचने के लिए, फिर आखिरी में वो लीवर खींचता है और भगत सिंह शहीद हो जाते हैं। देश के आन के लिए अपने जान का कुर्बान करते हैं भगत सिंह। भगत सिंह तो शहीद हो गए प्यारे श्रोताओं, लेकिन उनका विचार अमर बन गया और उनके विचार ही भारत के हर भारतीयों के मन में फैल गया और भारत के हर क्षण में, हर कोण में, प्रत्येक व्यक्तियों के भावना में भगत सिंह का विचार है और इनकलाब जिंदाबाद है और भारत माता की जय है। तो फिर आऊँगा कुछ नया प्रसंग के साथ, तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल RPK भाई राम जी को। जय हिंद, जय भगत।